मेरे एक्सपीरियंस अच्छा। के तौर पर ही मैं आगे बढ़ा हूँ। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि डिग्री हिस्सा है, पर वो मेरी जो लाइफ जर्नी थी उसमें मैं वो नहीं कर पाया। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, आज हमारी टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ा हुआ है विशाल जैन जी। और विशाल जैन जी, टीजीवी हिंदी में आपको स्वागत है। कैसे हो आप? बस बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। और चंदा जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए। हाँ, और yes, आपको भी थैंक यू हमारे टीजीवी गुजराती शो में भी आमंत्रित होने के लिए। हाँ, थैंक यू हाँ, वंस अगेन। और आपका भी मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि गुजराती प्लेटफॉर्म आपने जो शुरू किया है बहुत ही प्रशंसनीय है, वो आपका कार्य रहा है। और उसमें भी बहुत सारे गुजराती पर्सनालिटीज आपके साथ जुड़े, और आप लोगों के साथ ऐसे ही आपके माध्यम से, टीजीवी वीडियो के माध्यम से, प्लेटफॉर्म से लोगों को कुछ नया सीखने की, नया दिखाने की आपका जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। राइट, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। और आपने बहुत सारा दिलचस्प बातें बोले और यू मेड माय डे। और आगे बढ़ते हैं। तो विशाल जी, आज टीजीवी हिंदी का एपिसोड लोग क्यों सुनना है या क्यों देखना है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, बेसिकली आई एम अ राइटर, एंकर राइटर। और तो ये एपिसोड मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, इट्स अबाउट द मीडिया, इट्स अबाउट द राइटिंग, इट्स अबाउट द स्क्रीनिंग। तो बहुत सारा लोगों को इसमें पसंद आएगा। दूसरी बात ये है कि आज का जो ये यूट्यूब पर जो ये पॉडकास्ट का जो सिलसिला दौर शुरू हुआ है, तो ये यंगस्टर्स के लिए, और मुझे तो लगता है कि सभी के लिए, ना कि सिर्फ यंगस्टर के लिए, पर सभी के लिए ये एक प्रेरणादायी है, क्योंकि लोग इसमें आपस से जुड़ सकते हैं। जैसे कि हाँ, कोई भी पर्सनालिटी है तो उसके पास जाने से पहले हम 100 बार सोचते हैं कि ये हमें टाइम देंगे, मिलेंगे क्या, हम इससे क्या बात कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं। बहुत सारी क्वेरीज मन में चलती रहती है। पर ये जो पॉडकास्ट का एक जो प्लेटफॉर्म है, वो बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हो या फिर कुछ सीखने जैसी, जिसमें से कुछ हम चीज सीख सके, तो उनसे डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं, उनसे हम रेगुलरली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसमें से लोगों को मैं क्या दे सकता हूँ, लोगों के पास से मैं क्या, आपसे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो ये लेन देन की जो प्रथा है या फिर एक प्रोसेस जो है, वो एक बहुत ही शानदार है। और मैं इसलिए फिर से आपको ये पॉडकास्ट के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। ऑलराइट, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आज का विषय लाइट्स कैमरा भक्ति, दूरदर्शन से डिजिटल तक विशाल जैन का सफर। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम अपना मेहमान विशाल जी के दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो विशाल जी, Sure. मैं पहला रैपिड फायर राउंड I am शुरू ready. करना चाहता हूँ। Yeah. आप रेडी हो? बिल्कुल Sure. बिल्कुल। तो मेरे तरफ से पहला शब्द भविष्य। अनिश्चित। सपना। जीवन का ईंधन, जिज्ञासा। जिससे जीवन हम जी सकते हैं। राइट। नेक्स्ट इज जिज्ञासा। एक शोध का प्रारंभ। धन मनी। धन। पावर, शासन पर अनिश्चित। वाह। जिंदगी। कुदरत का तोहफा। आविष्कार। कल्पना का परिणाम। ग्रहांतरवासी यानी एलियंस। कह सकते हैं उसे अनजाना का, बिल्कुल। और नेतृत्व यानी लीडरशिप। जिम्मेदारी। किताब। मौन गुरु। अमेजिंग। और आखिरी शब्द मेरे तरफ से सफलता। बियॉन्ड द फेलियर। अमेजिंग। आपका रिस्पॉन्सेस तो बिल्कुल प्रशंसनीय है। वेरी गुड। और पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एपिसोड के अंत में दूसरा रैपिड फायर राउंड भी है।
जब तक अच्छा। stay tuned। और विशाल जी श्योर। विशाल जी, फिर से आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं अपना Sure. मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस। आपका ब्रीफ Yes. एलिवेटर पिच यानी इंट्रोडक्शन शेयर कीजिए हमारे ऑडियंस के साथ। अपने जीवन और करियर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए। श्योर। नमस्कार आप सभी को। टीजीवी के माध्यम से जो भी आप हम दोनों को सुन पा रहे हैं, सभी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मैं विशाल जोशी, राइटर, लिरिसिस्ट, एंकर और ज्यूरी ऑल्सो। मेरा जन्म हुआ है गुजरात के एक छोटे से गांव अभी तो सिटी जामनगर में, और मेरी पढ़ाई हुई है अहमदाबाद में। मेरा एजुकेशन हुआ है लिटरेचर, संस्कृत लॉजिक से, जिसे हम न्याय शास्त्र कहते हैं। इट्स अ फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री मेरी उसमें हुई। पहले से ही संगीत, नाटक और लेखन में रुचि ज्यादा थी। उस वजह से मैंने नेशनल लेवल के संस्कृत नाटक भी, ड्रामा बहुत किए हुए हैं। तो उस हिसाब से मुझे इस लाइन में लेखन एज अ राइटर के तौर पर मुझे आगे बढ़ना था। और सबसे पहले तो मेरी शुरुआत हुई एक लोकल टीवी चैनल से, जहां मैं ये सब सीखा हूँ कि हाउ टू फेस द स्क्रीन। स्क्रीन के सामने आप कैसे बैठ सकते हैं, आपकी बॉडी की एक्टिविटी क्या होगी, क्या नहीं, कैमरा फेस करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ऑन द पॉइंट आप जब कुछ कवर करने जाते हैं तो क्या बातें ध्यान में रखनी है, सब कुछ डेटा लेना के बाद आप जब एडिट टेबल पर बैठते हैं तो क्या एडिटर के साथ क्या आप मिलजुल के क्या नया बना सकते हैं। तो बहुत सारी ये मीडिया की जो सारी एक्टिविटीज है वो मैंने लोकल चैनल से खुद से सीखी है। तब भी मैं शायद 8 से 9 फील्ड में काम करता था, जैसे कि एंकरिंग है, राइटिंग है, वॉइस ओवरिंग है, ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग है। तो बहुत सारी ऐसी मैंने एक्टिविटी की हुई है। और आज तक मेरा 10 साल का सफर ये मीडिया में रहा है। 8 साल तक मैंने अपनी जॉब की अलग अलग टीवी चैनल में। लोकल टीवी चैनल है, दूरदर्शन है, प्रोडक्शन हाउसेस है। और पिछले 2 साल से मेरी खुद की राइटिंग सर्विसेज है, शब्दाविद.com करके। तो अभी मैं फ्रीलांसर राइटर हूँ और सभी के बड़े बड़े छोटे मोटे सभी बड़े प्रोजेक्ट्स में राइट करता हूँ। अच्छा, क्या अमेजिंग। अब तो बहुत मल्टी टैलेंटेड दिखते हैं। और विशाल जी आप विशाल जी, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? और जो चीज है आपको हमेशा गाइड करते हैं? यस। हर एक के जीवन में कोई ना कोई गाइडेंस के तौर पर होता ही है। जैसे कि आपका भी जीवन, आपकी भी जीवन यात्रा है, आपकी भी जो लाइफ जर्नी है उसमें भी कोई ना कोई ऑब्वियसली रहा होगा। मेरे जीवन में 5 से 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि मैं उन्हें कह सकता हूँ कि दे आर द गाइडिंग वॉइस फॉर मी। सबसे पहले मेरी जो माँ है, शी इज नॉट नाउ, बट उनके जो संस्कार है, उनकी जो परवरिश है, तो शी इज द लीडर फॉर मी, शी इज द गाइडर फॉर मी। बहुत कुछ आपको पता ही है कि माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, पर उनका जो उन्होंने जो हौसला दिया है जीने का, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली रह चुकी है, पर उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयों से जाते जाते कैसे पार होना है, वो शी वॉज एज अ गुरु के तौर पर उन्होंने मुझे सिखाया है। तो फर्स्ट माय मदर, अनदर इज माय मामा, जो हर बार मुझे यहाँ तक लाने में उन्होंने सपोर्ट किया। तीसरे है मेरे विद्या गुरु, जो भी जितने भी विद्या गुरु है मेरी पढ़ाई एक्चुअली ट्रेडिशनल संस्कृत से हुई है, तो गुरुकुल परंपरा से मैं पढ़ा हुआ हूँ। तो जो भी मेरे गुरुज है, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने ज्ञान से लोगों के साथ कैसे डील करनी है, आप गुरुकुल से बाहर जाएंगे तो क्या व्यवहार होगा, क्या दुनिया आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगी और आप उसमें कैसे पार हो सकेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ के लिए बहुत ही सीखने जैसी है। सो विद्या गुरुज, आफ्टर देन ऑब्वियसली माय वाइफ मीरा। तो ये 5-6 किरदार है जो
मेरी इस जीवन यात्रा को सफल बनाने में मेरे साथ है, और बैकग्राउंड में भी एज अ पिलर के तौर पर ये मेरे साथ खड़े। अच्छा, अमेजिंग विशाल जी। और आगे बढ़ते हैं, आपके सक्सेस मंत्रा के बारे में बताइए। जी, ऐसा कि आपके इस सफर में ऐसे कौन सी 3 चीज है जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? या मैं एक ही मंत्र फॉलो करता हूँ। मेरा खुद पर मैं ईश्वर पर 100% विश्वास रखता हूँ, खुद अच्छा। पर 110% विश्वास रखता हूँ, और पैशन मेरा गुण है। कोई भी काम हो, कोई भी, चाहे फिर वो जिंदगी से जुड़ा हुआ हो, कोई कार्य क्षेत्र से जुड़ा हो, मुझे पैशन रखना बहुत अच्छी तरह से आता है। सो इट्स माय लर्निंग मंत्रा, लाइफ मंत्रा, अच्छा, ईश्वर पे विश्वास, खुद पे विश्वास, और बी अ पेशेंट। पैशन, जुनून, अमेजिंग। और मीडिया और टीवी प्रोडक्शन के क्षेत्र में आने की आपका प्रेरणा क्या थी? लाइक हाँ, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? मैं आपको यहाँ पर बचपन की एक बात बोलना चाहूंगा कि जब भी हम छोटे थे तब एक ही स्क्रीन, हमारे घर में भी वो कैबिनेट वाला टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट जो अच्छा, होता था। हाँ, डायनोरा, वो बचपन में मैं भी देखा यस था। यस यस, वो खींच के आप ऐसा खोल सकते हैं, स्क्रीन ऐसा वाला। हाँ, सो उस समय पे वो बहुत ही लोगों के लिए एक प्रॉपर्टी मानी जाती थी कि भाई हमारे पास टीवी है, ऐसा करके। तो वहां पर उस समय पे एक ही चैनल आती थी, आपको पता है, दूरदर्शन। सो दूरदर्शन में जब भी वहाँ की जो लोकल यहाँ की दूरदर्शन चैनल है, उसमें एक बहुत सारे कार्यक्रम मैं देखता था। उसमें एक न्यूज का भी एक कार्यक्रम, न्यूज का प्रोग्राम उसमें आता था। तो मुझे जो उस समय पे वो दिखता था कि ये कैसे बात कर रहे हैं, कैसे ये कांटेक्ट में लोगों से बात कर सकते हैं, क्या डिसिप्लिन है इनकी, और कहाँ से ये न्यूज लाते हैं और हमें दिखाते हैं। इसके पीछे का जो गणित है, इसके पीछे का जो विज्ञान है, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, वो कैसे काम करती होगी। और ये इन लोगों को ये जो टीवी स्क्रीन पे उनका सब जो फेस देख रहे हैं, तो उनकी जो फेस वैल्यू है वो इनको टीवी पर आकर कितना मजा आता होगा ऐसा। तो वो एक कहीं ना कहीं मुझ में वो एक जिज्ञासा छिपी हुई थी कि मुझे भी ऐसा एक स्क्रीन पर काम करना है, स्क्रीन पर लोगों के साथ जुड़ना है, न्यूज के माध्यम से लोगों को न्यूज कहनी है। तो वो यहाँ तक कि उस समय पे जो भी एडवर्टाइजमेंट आती थी, या फिर जो भी कार्यक्रम के जो टाइटल्स आते थे, वो सब मुझे मेरे दिमाग में क्लियरली आई वाज सिंगिंग विथ द, जब भी वो शुरू होता है तो मैं उसके साथ गुनगुनाने लगता हूँ। जब भी वो कोई दूरदर्शन की जो न्यूज की ट्यून आती थी, तो वो भी मैं गुनगुनाने लगता था। तो वो उस हिसाब से बहुत सारा उस टाइम से मेरे अंदर ये एक कहीं ना कहीं ये विचार या फिर थॉट या फिर ये जो टीवी पर आने की जो जिद थी, वो कहीं ना कहीं इसमें काम करती रही। और फिर जैसे जैसे मेरी एजुकेशन होती रही, तो उसमें भी मैंने मेरा सब्जेक्ट एक्चुअली फिलोसॉफिकल है, पर मुझे संस्कृत के जो भी लिटरेचर्स थे, जो भी कवि थे, जैसे आप कवि कालिदास को भी ले सकते हैं, कवि माघ को ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कवि, बाण हो गए। तो बहुत सारे ऐसे कवियों की जो रचनाएं थी, वो भी पढ़ने का अवसर मिला। तो उस हिसाब से मैंने, जैसे आपको कहा कि उस समय में भी मैं संस्कृत ड्रामा स्टेज परफॉर्मेंस करता था, तो उस हिसाब से हाँ, उस टाइम पे भी मैं बहुत सारा लिखता था। पर ये पता नहीं था कि हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। अब जैसे कि लिखने में भी बहुत सारी चीजें होती है। आप मान लीजिए कि स्क्रिप्ट राइटिंग तो है, कंटेंट राइटिंग है, कोई राजकीय पत्र लिखना है तो वो है, किसी को न्यूज आर्टिकल लिखने हैं तो वो है, न्यूज में आपकी जो रेगुलर कॉलम आती है तो वो एक अलग विषय है। बहुत सारा इसमें बहुत सारी चीजें लेखन कार्य से जुड़ी हुई है। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और मुझे लगा कि अब मुझे लगता है कि मीडिया की ओर जाना चाहिए। पर उससे पहले भी मैंने एक लाइब्रेरी में, जो कि गांधीनगर में यहाँ पर स्थित है, एक महावीर जैन आराधना केंद्र करके, वहां पर 2.5 लाख से भी ज्यादा बुक्स और हस्तप्रत और जैसे कहते हैं कि बहुत सारा खजाना वहां पर रखा गया है। तो उसमें भी मुझे लगभग 2 साल के लिए मैंने वहां पर काम किया, पुस्तकों के साथ, बुक्स के साथ।
तो वो एक एक्सपीरियंस मुझे मेरे ज्ञान में मुझे जो मेरा जो वर्क था उसमें मुझे बहुत हेल्पफुल अच्छा हुआ। तो धीरे धीरे अच्छा करके मुझे लगा कि अब मुझे मीडिया की ओर जाना चाहिए। और तो मैंने जैसे पहले कहा कि एक लोकल चैनल से मैं जुड़ा और वहां पर ही मैंने सबसे पहले तो ये सीखा कि हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। और क्योंकि लिखना और लोगों के सामने प्रेजेंट करना ये दोनों विचार अलग अलग है। यहाँ तक कि सोचना, लिखना और प्रेजेंट करना, ये तीनों जो चीजें हैं तीनों अलग अलग। आप सोच सकते हैं पर उसको जब आप लिखते हैं तो लिखने में भी क्या लिखे, कैसे लिखे, वो एक प्रश्न आकर के खड़ा रहता है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है वो लोगों को पसंद आएगा, लोगों के दिमाग में जाएगा, लोगों के दिल में। फिर जर्नलिज्म की कोई डिग्री ली हुई नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर ही मैं आगे बढ़ा हूँ। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि डिग्री महत्व नहीं रखती। डिग्री बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर वो मेरी जो लाइफ जर्नी थी उसमें मैं वो नहीं कर पाया। अच्छा पर अपने अनुभव के तौर पर यहाँ तक अभी मैं पहुंचा हूँ। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें जो मुझे इस मेरे पैशन को पूरा करने में मुझे हेल्पफुल हुई। हेलो। राइट। मैंने आज तक कोई ऐसी मीडिया की या फिर जर्नलिज्म की कोई डिग्री ली हुई नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर ही मैं आगे बढ़ा हूँ। पर मैं ये नहीं कहूंगा कि डिग्री महत्व नहीं रखती। डिग्री बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर वो मेरी जो लाइफ जर्नी थी उसमें मैं वो नहीं कर पाया। पर अपने अनुभव के तौर पर यहाँ तक अभी मैं पहुंचा हूँ। तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें जो मुझे इस मेरे पैशन को पूरा करने में मुझे हेल्पफुल हुई। अच्छा, और कोई चुनौतियां है क्या स्क्रीन प्रेजेंस के अलावा? और कुछ दिक्कतों और चुनौतियों को सामना करना पड़े क्या? वो तो रहेगी, क्योंकि उसके बिना क्या कहते हैं कि सफलता पाना ऐसी चीज है जो जिसके लिए आपको बार बार मुश्किलें झेलनी ही पड़ती है, तो ही आपको वो सफलता जो मिलती है उसका आप एंजॉय कर पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि करियर चूज करना है। पहले तो यही बात हमारे सामने आती है कि भाई क्या करियर चूज करें, इसमें कुछ करियर बनेगा या फिर ऐसे ही हम दौड़ रहे। तो सबसे पहले ये विचार मेरे मन में आया कि मीडिया के फील्ड में हम जा रहे हैं, तो यू हैवंट एनी एक्सपीरियंस, यू हैवंट एनी डिग्री। लोग चैनल में आपको काम मिलेगा या फिर आप क्या आगे जाकर इसमें आप आगे कुछ कर पाएंगे। तो पहला थॉट यही था। पर धीरे धीरे जैसे लोगों का साथ मिलता रहा, मार्गदर्शन मिलता रहा, वैसे वैसे मैं आगे बढ़ता रहा। और दूसरी चीज होती है पैसा। जब आप की पढ़ाई खत्म हो जाती है तो ऑब्वियसली आपकी एक जिम्मेदारी आती है कि आप कुछ घर के लिए करें, अपने खुद के लिए करें। तो उस टाइम पे मैं एक्चुअली 2-3 जॉब करता था एक साथ। कभी ये जो लोकल टीवी चैनल है उसमें भी 4-5 घंटा वहां देता था। फिर कोई फ्रीलांसिंग वर्क हो, जैसे कि राइटिंग रिलेटिंग हो या फिर कोई रिपोर्टिंग करनी है उसके रिलेटिंग हो, तो मैं ऐसे ही कर देता था। उस टाइम पे मुझे कुछ ऐसे कोई चार्जेस मिलते थे या फिर ऐसी कुछ खास फीस मिलती थी, ऐसा नहीं था। मैं शायद आपको बता पाऊं कि 2 या 2.5 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा कि कहीं से 1000 मिल गया, कहीं से वो फ्रीलांसर के तौर पर कुछ बख्शिश मिल गई। तो ऐसा भी हुआ है। और कभी कभी कहीं से भी पैसा, आपने जो वर्क किया है उसके चार्जेस या फिर आपकी जो फीस है वो आपको मिली भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी कठिनाई हुई है फाइनेंशियल के तौर पर कि कभी कभी तो लगता था कि ये लाइन छोड़ देनी चाहिए कि इसमें ना तो कुछ आगे पैसे मिल पाएगा या फिर क्या। आदमी ऐसा हो जाता ना कि अब क्या करे, ऐसा कि घर वाले ये जो मैं लाइन पे ले जा रहा हूँ तो वो घर वाले भी सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं, क्या है क्या नहीं। वो बहुत चीजें वो एक आपका एक दौर होता है आपका उम्र का कि ये सभी चीजें आप पर हावी हो जाती है। तो उस समय पे भी ऑब्वियसली ये कठिनाइयां तो मेरे साथ रही ही है। फिर थोड़ी फैमिलियर भी मेरा बैकग्राउंड जो है उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें रही है, क्योंकि मैं 2 साल का था तब से मामा के साथ ही बड़ा हूँ, मैं मम्मी के साथ। तो उस हिसाब से भी, और 17 साल तक गुरुकुल में
पढ़ाई करना, तो ये फैमिली मेंबर्स जो है तो उनके लिए भी बहुत ही एक वो एक कह सकते हैं ना कि कठिन डिसीजन था कि भाई आप 17 साल तक एक ही जगह पर गुरुकुल में रह करके आप जो, क्योंकि वो ट्रेडिशनल आप जानते हैं कि हमारी जो भारतीय गुरुकुल परंपरा रही है उसमें बहुत सारा ऐसा आप अपने घर पर बहुत नहीं जा सकते, तो उस हिसाब से भी ये जो फैमिली मेंबर्स के साथ, मेरी माँ के साथ या मेरे मामा के साथ जो भी ये डिस्टेंस जो रहा है, तो एक हिसाब से तो फैमिली, हाँ एक हिसाब से तो फैमिली डिस्टेंस से काम मेरे अंदर वो एक भावना रही है कि फैमिली के साथ रहूं मैं, क्योंकि इतने साल तक मैं दूर रहा हूँ। दूसरा ये भी एक पहलू है कि इतने साल तक मैं जैसे दूर रहा हूँ गुरुकुल में, तो वहां पर की जो पढ़ाई है, वहां की जो शिक्षा है, वहां की जो पूरे दिन की दिनचर्या है, तो आपको एक मजबूत अंदर से बनाती है। आपको एक कठिनाइयों के सामने कैसे डटे रहना, वो आपको एक बताती है। तो वो मेरे लिए एक अच्छी परवरिश कह सकते हैं आप, या फिर एक पढ़ाई का जो सिलसिला है, या फिर एजुकेशन मेरा जो रहा है, वो बहुत ही पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें मुझे मिली है। तो उस हिसाब से मैं बहुत सारी कठिनाइयों के पार निकल चुका हूँ। सो और इससे भी ज्यादा सबसे मेरे अंदर जो है वो एक ईश्वर पर श्रद्धा। आई एम ए स्पिरिचुअल गाय तो नहीं कहूंगा, पर मुझे क्या बोलते हैं, धार्मिक प्रवृत्तियां, धर्म में बहुत ही दिलचस्पी है। तो उस हिसाब से मैंने जैसे पहले ही कहा कि ईश्वर पर विश्वास, खुद पर विश्वास, तो ये एक मेरी बोल सकते हैं आपकी कठिनाइयों के सामने लड़ने का जो एक शस्त्र होता है, ये हो सकता है। राइट। इतने वर्षों के अनुभव में कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे यादगार लगा? अच्छा, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लगा? एक्टिविटी पे ऊपर आपका बेस था कि इनमें जो एक्टिविटीज होती है उनके ऊपर से आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा और शूटिंग होगी, ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी हो रहा है, जो होने वाला है, उसके ऊपर वो देख के, उसके साथ रह के आपको स्क्रिप्ट करनी है। तो हाँ, तो इट वाज द बिग एक्सपीरियंस। और मैंने वो पूरा, वहां पर मैं शायद 1 महीने तक रहा, पूरी रिसर्च की, और उसको मैंने स्क्रिप्टिंग में शायद 10 से 12 ड्राफ्ट आई वाज रिटन, क्योंकि हर बार स्केड्यूल पूरा अलग हो जाता था। क्या बनाना है, मेनू क्या बनेगा, कितना बनेगा, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्या उस टाइम पे बाहर की एक्टिविटीज क्या होगी, क्या नहीं। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही चैलेंजेबल प्रोजेक्ट था राइटिंग के लिए। सो इट वाज द नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड वो जब मैंने लिखा और जब यूट्यूब पर आया, तो now it has the 10 million views. It's a documentary name is Mahaprasadam, Anna se Astha tak. It's based on the Swaminarayan Sampraday's main center, Vartal. So it was the first project for me. And after then मैंने ये एक डॉक्यूमेंट्री, जैसे ये एक प्रोजेक्ट था, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्री लिखना मेरे लिए आसान हो गया, सरल हो गया। अच्छा। फिर आई एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट आया, स्क्रीनिंग, वाटर स्क्रीनिंग के लिए आपको एक स्टोरी लिखनी, ऑन द फ्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो अब वाटर स्क्रीनिंग ऐसा है कि वाटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप क्या लोगों को दिखाएंगे। तो वी कॉल इट्स मल्टीमीडिया शोज। अब उसमें एक बात ऐसा है, सबसे पहले तो एक बात ऐसी है कि जो भी आप स्क्रीन दिखा रहे हैं वाटर की, तो उसके ऊपर कौन से चित्र या कौन सी ऐसी सीन हम दिखा सकते हैं जो उस पर ज्यादा फोकस करके लोग उसको पहले देख सके। क्योंकि स्क्रीनिंग जो होती है वाटर की, वो पूरी उसका जो लेयर्स होता है वो पूरा इतना सा पतला होता है, उसके ऊपर आपको स्क्रीनिंग करना वो बहुत ही एक डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये सोचना था कि इसके ऊपर कौन सी स्टोरी वी हैव टू प्ले, और उसके बाद उसकी जो स्क्रिप्टिंग थी, क्योंकि उसमें कुछ दिखाना नहीं है उसको, उसमें लोगों को सिर्फ साउंड और म्यूजिक के बेस पर या और वॉइस ओवर के बेस पर आपको लोगों को अट्रैक्टिव करना है या फिर लोगों को जुड़े रखना है। तो इट वाज आल्सो माय सेकंड बिग प्रोजेक्ट कि वाटर स्क्रीनिंग के ऊपर प्रोजेक्शन के लिए स्क्रिप्ट लिखना। और
उसके अच्छा। बाद लाइट एंड साउंड शोज जो भी होते हैं, आपने जैसे देखा होगा कि कई हमारी प्राचीन इमारतें हैं, मंदिर अच्छा। है, तो उनके ऊपर लाइट एंड साउंड शोज होते हैं। तो उसके लिए भी मैंने गुजरात में बहुत सारी स्क्रिप्टिंग टेम्पल फॉर द टेम्पल्स हम्म। लाइट एंड साउंड शोज के लिए लिखी है। उसमें ज्यादातर तो यही कि आप कितना इफेक्टिव लोगों को दिखा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ना तो कोई कैरेक्टर है, मानी कोई कैरेक्टर उसमें कोई प्रेजेंट नहीं है ना, किसी को आप उसमें दिखा सकते हैं। इट्स ओनली बेस्ड ऑन द लाइटिंग, मूविंग एंड साउंड्स इफेक्ट। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। फिर धीरे धीरे करते बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट मैंने लिखे हैं। अच्छा। फिर दूरदर्शन में भी जब व्हेन आई वाज द एंकर, सो अब सबसे पहले तो ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था कि जो मैं बचपन से सोच रहा था कि मुझे इस दूरदर्शन की स्क्रीन पर जाना है, तो वो भी मेरे लिए एक क्योंकि अभी तक जो भी मैंने सीखा था वो एक लोकल चैनल या फिर स्टेट लेवल की जो भी चैनल होती है उस पर मैंने काम किया था। और उससे पहले मैं एक कहना चाहूंगा, जब व्हेन आई वाज इन प्रोडक्शन हाउस, सो प्रोडक्शन हाउस में मैंने इंटरव्यूज लेना सीखा। लोगों के साथ कैसे मिलना है, लोगों से क्या बात करनी है, सामने जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है, उससे क्या क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, क्या नहीं। तो ये सब सारी चीजें मैंने वहां पर सीखी। और यहाँ तक कि हमारे जो फॉर्मल मुख्यमंत्री जो थे हमारे, विजय भाई रूपाणी, जो भी अभी नहीं है, तो वो जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उनके लिए स्पेशली रिटर्न दी कंटेंट फॉर दी स्पेशली फॉर इट्स सोशल मीडिया। तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी लिखी है, कवर की है। उसमें लोगों के इंटरव्यूज भी, देखिए इंटरव्यू लेना भी एक अपने आप में कला है। जैसे कि आप अभी जैसे आप ले रहे हैं, पर उसमें क्या था कि सामने आपके सामने कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है। कोई उसमें तो क्या है कि इंटरव्यूज लेना यानी कि किसी छोटे से गांव में जाकर किसी छोटे व्यक्ति के साथ बातचीत करके अपने जो सवाल है उसके सही उत्तर उनसे पाना, ये एक कला है। क्योंकि आप एजुकेटेड है और सामने कोई जो पर्सनालिटी हो, नेता है या फिर अभिनेता है या फिर कोई बिजनेस पर्सन है, उससे आप बात कर सकते हैं। पर छोटे से गांव में कोई अनजाना व्यक्ति या फिर कोई मामूली सा व्यक्ति जो है उसके साथ बात करना, उसके साथ प्रश्नोत्तर या फिर क्वेश्चन आंसर करना, ये एक मेरे लिए चुनौती थी। तो मैंने वो भी सीखा और करीब आज तक शायद छोटी मोटी व्यक्तियों के साथ या फिर बड़ी व्यक्तियों के साथ आज तक तो 700 से या फिर 500 से ज्यादा इंटरव्यूज मैंने लिए हैं। तो इट वाज अ बिग एक्सपीरियंस फॉर मी। और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में अभी आई वाज नाउ इन द लिरिसिस्ट के तौर पर भी अभी मैंने काम शुरू किया है। आई एम स्टार्टेड द बुक राइटिंग also, so now you can see me as a lyricist, book writer, screenplay writer. ये विशाल जी, हम आगे बढ़ते हैं। आधुनिक दर्शकों तक धार्मिक कंटेंट पहुंचाते समय आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है, आपकी रणनीति क्या है? या मैं अभी जस्ट जैसे कह सकता हूँ कि मैं लास्ट 1-2 साल से ही स्पिरिचुअल जोन से बाहर आया हूँ। क्योंकि बहुत सारा मुझे दूसरे जो जोन्स है उसमें भी मुझे लिखना पसंद है। सो जैसे आपने कहा कि धार्मिक कंटेंट मैंने बहुत सारे लिखे हुए हैं, उसमें जैसे कि अब सीधे कुछ आप कहेंगे कि भाई हमें मंदिर में दर्शन करना चाहिए, ऐसा आप सीधे कहोगे तो शायद लोगों के मन में ये बात घुसे या फिर लोग इसे स्वीकार करे ना करे, वो ऑडियंस के ऊपर है। पर आप जब इससे कुछ नए तौर से कि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर मंदिर की कुछ बात करके वहां पर जो मूर्ति है वो ऐसी है तैसी है, उनकी हिस्ट्री आप बताएंगे तो लोगों को एक जिज्ञासा होगी, लोगों को इंटरेस्टेड वो सब्जेक्ट लगेगा। मेरा लक्ष्य, मेरा जो ध्येय था वो यही था कि धार्मिक कंटेंट को हम सीधी तरह से लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहते। मैं ऐसा सोचता था कि धार्मिक कंटेंट्स को भी लोग ज्यादातर एक्सेप्ट करें।
क्योंकि जैसे अब आज का जमाना जैसे रील्स का है, फिंगर का है, तो उस समय पे लोगों को ये धार्मिक कंटेंट दिखाना, सो इट्स माय चैलेंज फॉर द मी। तो उस हिसाब से मैंने धार्मिक कंटेंट को पहले लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, तो मैंने तो पहले ये लोगों को दिमाग को पढ़ना शुरू किया कि लोग क्या कहना चाहते हैं, लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, तो उसके साथ मिलकर हम धार्मिक कंटेंट को कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें, और जो साइंटिफिक रीजंस हमारी धार्मिक कंटेंट में होता है वो लोगों के सामने जाना चाहिए। सिर्फ धार्मिक महत्व या फिर लोक कथाएं लोगों के सामने नहीं जानी चाहिए। तो जो भी हम कंटेंट लोगों के सामने, स्पिरिचुअल कंटेंट लोगों के सामने जो हम रख रहे हैं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होना चाहिए, उसके पीछे कुछ लोगों को क्या फायदा होगा। पहले तो यही है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा है। आप हम जैसे बात करते हैं कि भाई हमें मंदिर जाना चाहिए या फिर कुछ भी ऐसी रिलीजियस हमें पूजा करनी चाहिए, तो लोग पहले यही सोचेंगे कि आज की जो यंग जनरेशन है वो अब क्वेश्चंस करने लगती है, ये मैं क्यों करूं ऐसा। तो मैंने उस हिसाब से भी बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं कि ये क्यों। मेरा एक गुजराती शो था शा माटे, तो उसमें मैंने ये सब चीजें देखी है कि लोगों को जो चीज हम ज्यादातर यूज कर रहे हैं, माने डेली हमारे जीवन में है, तो वो कुछ अलग तरीके से कैसे पेश किया जाए। तो ये एक मेरा कह सकते हैं आप, रणनीति कह सकते हैं। और दूसरी ये बात कि जब भी कोई ऐसे मंदिर के या फिर बड़ी कोई धार्मिक संस्था या फिर ऐसे कोई सामाजिक सब्जेक्ट लोगों के सामने मुझे रखना होता है, तो मैं सबसे पहले तो उसकी गहराई में जाता हूँ, और इसमें जो सामने वाला व्यक्ति है उसका क्या लक्ष्य है, उसका क्या ध्येय है लोगों को ये दिखाने में, तो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव करता है और हेल्पफुल रहता है कि मैं ये कंटेंट को लोगों के सामने एक अच्छी तरीके से पेश करूं। तो मैं इसलिए मैं लोगों के जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे पास आते थे, तो मैं उसके लिए ज्यादातर लोगों के साथ चर्चा करता था। वो जो प्रोजेक्ट के जो मेन व्यक्ति है उसके साथ बैठकर उसके क्या विचार है, पहले तो लिखने के लिए ज्यादातर सुनना पड़ता है पहले, तो मैं लोगों को ज्यादा सुनता था। और फिर मेरी जो राइटर का काम है कुछ नया देना, जो चीजें हैं उसको कुछ अलग करके लोगों के सामने परोसना। आपके पास जो थाली है, तो थाली में सिर्फ आप दाल भात या दाल चावल नहीं परोस सकते, उसके साथ कुछ स्वीट भी चाहिए, उसके साथ कुछ नमकीन भी चाहिए, तो लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये मेरा एक कंटेंट के हिसाब से या फिर एज अ राइटर के तौर पर। और विशाल जी, प्रोजेक्ट्स में तकनीकी और रचनात्मक संतुलन कैसे बनाए रखती है आप? क्रिएटिविटी और टेक्निक्स को कैसे बैलेंस करते? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, फॉर स्पेशली फॉर द राइटर्स। जैसे कि हम देख सकते हैं टेक्नोलॉजी आज बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं जो राइटिंग स्किल के लिए, उसको डेवलप करने के लिए वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर्स। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑब्वियसली वी आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर जो राइटिंग स्किल को डेवलप कर रहे हैं, और हमें यूज भी करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यूज मत करिए, पर जो कंटेंट की जो मेन क्या कहते हैं उसे, कंटेंट की जो मेन चीज है, कंटेंट का, हाँ या कंटेंट का जो मेन भाव है, मुख्य जो भाव है कंटेंट का, जो वो बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि हाँ, अब जैसे कि आप चैट जीपीटी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर या फिर टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हुई है, ग्रोक है, चैट जीपीटी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, पर मैं कह सकता हूँ कि वो भावनात्मक या संवेदनात्मक या कुछ जो मेरे मन में थॉट्स है, वो उसको फिलअप करने के लिए इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बट जो आपकी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में है, जो आपकी कंटेंट के प्रति जो आपका जो लक्ष्य है, वो एक आपके अनुभव से, आपके राइटिंग स्किल से ही आ सकता है। मैं यही कहूंगा कि राइटिंग स्किल को डेवलप करें, और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं, पर एज अ टूल के तौर पर, ना कि उस पर ही निर्भर रहे। अमेजिंग।
और विशाल जी, अब तक बहुत शानदार और दिलचस्प बात रही है, और एपिसोड में थोड़ा और मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का समय आ चुका है। दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करेंगे फिर। जी जी जी, बताइए। और मेरे तरफ से Okay, पहला sure. बुलेट आ रहा है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल मतलब एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? आप क्या लिखना चाहोगे उधर? बस यही कि खुद पे भरोसा रख, सफलता तुझे मिलेगी। और आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? बहुत ही दिलचस्प सवाल है ये। वैसे तो ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है, पर अगर बाई चांस अगर मिलता है तो मैं आई विल शेयर द स्क्रीन विथ क्या नाम है, ऑब्वियसली सारी हीरोइन तो नहीं, पर जो मानिए आप एक्ट्रेस के तौर पर कह रहे हैं या फिर आपके मर्जी, कोई भी हो जो सकता है। सेलिब्रिटी आपके मर्जी। अच्छा, मैं शेयर करना चाहूंगा स्क्रीन विद मनोज बाजपेयी जी, शेयर विद क्या नाम है, नाम भूल गया मैं। इनके साथ मनोज बाजपेयी जी है, और ऐसे ही हमारे जो गुड्डू भैया जो थे मिर्जापुर वाले, अच्छा, हाँ। वो है, उनका नाम भूल गया मैं, दिव्यांशु शायद, पंकज कुमार जी, हाँ। पंकज त्रिपाठी जी है। बहुत बढ़िया एक्टर है। वैसे जो वैसे जो जैसे कह सकते हैं कि आर्ट, उसमें आप उनको निचोड़ेंगे तो आपको वो जो आप शायद उसे निचोड़ेंगे तो आपको वो आर्ट ही जो प्रसाद के रूप में आपको आर्ट ही मिलेगा। तो वो जो उनकी जो अंदरूनी जो कला है, अंदरूनी जो एक्टिंग की जो कला है, वो मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है कि जब स्क्रीन पर वो लोग होते हैं तो ये वो पूरा एक सीन खा जाते हैं पूरा, ऐसा करके कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिखावे से या फिर बॉडी से आप एक्टिंग कर सकते हैं, आपकी आंखें भी बोल सकती है, आपके हाथ भी बोल सकते हैं, आपका पूरा शरीर जो है वो हिले बिना ही कुछ कह सकता है। तो ऑब्वियसली ये जो बहुत सारे हैं, मनोज वाजपेयी जी है, पंकज त्रिपाठी जी, इवन ऋतिक रोशन ऑल्सो, मुझे उनकी जो फिल्म थी गुजारिश, वो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि उनपे पूरा उनकी जो पूरी फिल्म है वो बेस्ड ऑन द हिज फेस। सो हाँ यार, तो बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज है जिनके साथ मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा रैपिड फायर राउंड का सवाल एक ही, यदि आपको एक दिन के लिए नियंता बन के एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन सा नियम बनाओगे? ऐसा मैं कह सकता हूं कि बस आज मैं जैसे देख रहा हूं तो ज्यादातर रोड पर जो ट्रैफिक रूल्स है, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बस ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, और फॉलो ही करना है। राइट। अगर नहीं करते हैं तो उनका जो भी कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि मैंने लाइव एक्सीडेंट बहुत देखे हैं। सो इट्स और वो भी सिर्फ और सिर्फ रूल्स ब्रेक के रीजन से। सो मैं यही कहूंगा, यस, तो सबसे पहले मैं यही रूल बनाऊंगा कि फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। और आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सा फिल्म करना चाहोगे? क्या बात, मैं रीमेक करूंगा या मैं अपनी खुद ही फिल्म करूंगा? आपके मर्जी। या भी करेंगे तो, या कौन सा टाइटल रहेगी उसका? ठीक है। और आपका जीवन एक दिन के लिए किसी के साथ बदलना पड़े तो वो कौन होगा और क्यों? बहुत ही ये भी दिलचस्प सवाल है आपका। मैं एक दिन के लिए अगर मुझे लाइफ चेंज करनी पड़े तो मैं
क्यों ना भगवान के साथ ही चेंज कर लूं। वाओ अमेजिंग। और क्योंकि मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लगता है ना कि कभी कभी तो अपन ही भगवान है, तो वो एक राइट मैं खुद भगवान से ही एक दिन के लिए राइट ट्रांसफर होना चाहूंगा। सुपर क्यों? बिकॉज ही इज द, उनके जो कंधे पर जो जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर जो उनका जो अनुशासन है, उनका जो लोगों के साथ, अब देखिए कि अब जैसे कोई भगवान की मूर्ति एक मंदिर में रखी है और वहां पर एक भक्त भगवान को भोग लगाता है, इतना सारा भोग लगाता है, फिर भी आप देखेंगे कि दूसरे मंदिर में वही भगवान दूसरे भक्त का भी भोग खा लेता है, मानी वो स्वीकार करते हैं। तो लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्टिव हो गए, लोगों के साथ आप ज्यादा आप अटैच्ड होंगे। और मैंने जैसे कहा कि उनकी जो ही इज अ सुप्रीम पावर, तो सुप्रीम पावर की जो जिम्मेदारियां होती है वो एक बार मैं फॉलो करना चाहूंगा। सो दैट्स माय गोल व्हेन आई चेंज माय बॉडी, सो इट विल बी अ गोल। और इंटरेस्टिंग। और आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे आप? ऐसा कौन सा यंत्र? यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हो। मैं बस पीछे जाना चाहूंगा अपने बचपन में। अच्छा, टाइम मशीन में। ठीक है, ठीक है। और शानदार सेकंड रैपिड फायर राउंड के बाद में फिर से मेन स्ट्रीम को जाएंगे। और आखिरी सवाल आज के इंटरव्यू में, युवा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या मैसेज रहेगा? श्योर, ये बात मैंने पहले भी की थी कि आप जैसे आज का जमाना है, फिंगरिंग का जमाना है, लोग ऐसे 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 करके बहुत सारा कंटेंट दिन भर में देख लेते हैं। युवा कंटेंटर को मैं जो भी क्रिएटर्स हैं उनको यही कहूंगा कि जो भी आप क्रिएट करें वो लोगों के लिए कुछ उपयोगी हो, लोग कुछ उसमें से सीख सके, लोग उसमें से कुछ प्रेरणा ले सके, और उन्हें भी लगे कि नहीं ये जो कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो एक सबके लिए एक हेल्पफुल है। क्योंकि मैंने बहुत सारे, आपने भी बहुत सारे देखे होंगे कि कुछ ना हो तो भी उनके लाखों व्यूज होते हैं, पर सब्जेक्ट में कुछ लेना देना नहीं होता है। सो और दूसरी बात ये है कि जो भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं उसको कंटिन्यू रखें। क्योंकि एक बार आपने कंटेंट क्रिएट किया वो आपके लिए इजी हो जाता है, पर उसकी जो सातत्यता है, उसकी जो कंटिन्यूटी है वो बहुत ही एक डिफिकल्ट होती है, क्योंकि बार बार आपको लोगों को न्यू कंटेंट और कुछ अच्छा देना ये एक डिफिकल्ट बात है। तो आज कुछ कर दिया, दूसरे टाइम पे कुछ नया दे दिया, और तीसरे टाइम पे कुछ नया आलतू फालतू दे दिया, तो वो एक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी जो कंटेंट की जो चैनल है या फिर आपका जो कंटेंट का जो मटेरियल है वो लोग बार बार जाकर देखें। तो इट्स माय सजेशन फॉर द न्यू क्रिएटर्स। सुपर। विशाल जी, मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत पावरफुल चीजें शेयर की हमारे ऑडियंस के साथ। आपको टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे लगा? इट वाज द नाइस। मैं आपको ये एक बार कहना चाहूंगा कि मेरे लिए एक अच्छा दिन आज भी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैंने आज तक बहुत सारे बड़ी हो या छोटी पर्सनालिटीज के बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, पर आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है। अच्छा। तो एक मेरे लिए बड़ी बात है वो। और आपका ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मेरे जैसे कई अनगिनत अभिव्यक्तियों को, पर्सनालिटीज को जो चांस देते हैं आप कि हम कुछ लोगों से सीख सके और लोगों के लिए हम क्या नया कर सके, या फिर कुछ नया हम में से कुछ नया सीखने जैसा है वो लोगों के साथ कैसे शेयर कर सके। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एक गौरवशाली बात है। और दूसरा ये कि आज जो आपका ये प्लेटफॉर्म है उससे मैं एक अनाउंस भी करना चाहूंगा कि आई एम अ ज्यूरी मेंबर ऑफ द AIFF अहमदाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनमें से कोई अगर क्रिएटर है
कोई डायरेक्टर है, कोई राइटर है, कोई स्टोरी टेलर है, तो कोई म्यूजिक वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर बनाया हुआ है, तो AFF इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। आप वेबसाइट पर जा सकते हो और अपना जो या आपकी कोई शॉर्ट फिल्म है या फिर कोई सॉन्ग है या फिर वीडियो सॉन्ग है, कुछ भी जो कैटेगरीज है उसमें आप अपलोड कर सकते हैं डेफिनेटली। क्योंकि हमारे पास 105 देशों से भी ज़्यादा मटेरियल नाउ अवेलेबल ऑफ द आवर प्लेटफॉर्म ऑन AFF। पिछले साल भी ये अवार्ड फंक्शन हुआ था बहुत, और ये इसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज तक की जो भी अवार्ड्स फंक्शन होता है उसमें बहुत सारी फीस रहती, पर इसमें जो है कुछ भी एक बस आपको आना है, देखना है, बेचना है, एक्सपीरियंस करना है। अगर आप नॉमिनेट है तो डेफिनेटली, अगर आप विनर है तो उसके लिए भी ट्रॉफी है, ये बहुत सारा अरेंजमेंट सब फ्री में होता है। तो डेफिनेटली जो भी ऑडियंस या फिर कोई भी आर्टिस्ट, डायरेक्टर हो, राइटर हो, वो अपनी स्टोरी को, अपनी फिल्म को, शॉर्ट फिल्म को, म्यूजिक वीडियो को लोगों के सामने लेना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि AIFF के प्लेटफॉर्म पर जाइए, अहमदाबाद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इनके जो फाउंडर है ओम गुरु, ही इज अ सोशल एक्टिविटिस्ट और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। कला और कलाकारों के प्रति जो उनका मान और सम्मान है, तो उस हिसाब से एक बड़े लक्ष्य के साथ वो चल रहा है कि कला और कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि कुछ नया, कुछ क्रिएटिवली लोगों के सामने आए। तो उस हिसाब से आप सभी दर्शकों को मेरी एक फिर से गुजारिश है कि आप एटलीस्ट वंस विजिट दी वेबसाइट AIFF। बस मैं यही कहना चाहूँगा, और ये जो मौका आपने मुझे दिया है इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे जैसे जो भी उगता सूरज आप कह सकते हैं मुझे, कि मेरे जैसे कई ऐसे उगते सूरज है जिसकी आभा को आप लोगों तक प्रकाशित कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये जो कार्य है, आपकी जो मेहनत है, आपकी पूरी जो टीम है, आपका जो विचार है कि लोगों के सामने कुछ ऐसा लाया जाए, तो उसके लिए भी मैं बहुत ही आपकी टीम को और ज्यादातर जो भी इससे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि उठ चल मुसाफिर, राह तुझे है पुकारती, थर थर चलती सांसों से भी यही आवाज है आती, उठ चल मुसाफिर, राह तुझे है पुकारती। धन्यवाद। वाओ, थैंक यू सो मच। और विशाल जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड विशाल जोशी जी के साथ। और आखिरी के बात से पहले आपसे विनती है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं आज की ट्रिविया सेक्शन में। मैं आज आपको भारत में टीवी के शुरुआत दिन के बारे में बोलना चाहता हूँ। और पहला फैक्ट है कि 1985 में जब का प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने एक आरामदायक सुझाव को ब्यूरोक्रेटों ने सीधा आदेश माना, और रामानंद सागर और B.R. चोपड़ा दोनों ने जल्दबाजी ने प्रोडक्शन शुरू की। महाभारत को जानबूझकर देरी से दिखाया गया। और दूरदर्शन ने नासा के उपग्रह यानी सैटेलाइट को 1 साल के लिए भारो किया था, ताकि दूर दराज के गांवों तक शिक्षा पहुंचे, और यह विश्व का पहली उपलब्धि थी। राइट। और दूसरा फैक्ट है कि रामायण के 82 दर्शकता मिली है, और लोगों टीवी के सामने बैठने से पहले इसे माला पहनाते थे। और 2020 में फिर से एक दिन में 77 मिलियन दर्शकों उनका व्यूअरशिप मिली थी।
और इसके अलावा एक आखिरी फैक्ट है कि कृषि दर्शन 1967 से चल रहा है और गिनीज रिकॉर्ड धारक, और यह आज भी भारतीय गांवों में कृषि में क्रांति ला रहा है। तो दोस्तों यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूं नवीन समला, आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। और दोस्तों सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।